Hey everyone, welcome to Inspire IAS. This is Amandeep Kaur. Today we are going to cover part 8 of our Economy Current Affairs series from May 2019 to November 2019. If you want the PDFs of the lecture then you can join our Telegram channel. Link is in description box. आज के लिए इकोनॉमी में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू प्रोक्योर ऑलमोस्ट 12 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल दिस सीजन अंडर द MISP। तो इसमें बताया गया है गवर्नमेंट ने सितंबर 2019 की, ये न्यूज है सितंबर 2019 की। तो सितंबर 2019 में गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि गवर्नमेंट अब क्या करेगी, प्रोक्योर करेगी 12 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल फ्रॉम द फार्मर्स ऑफ द जम्मू कश्मीर, ताकि उनको जो है इस स्कीम के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्यों गवर्नमेंट ने जो है कहा है कि वो प्रोक्योर करेगी। सो न्यूज सिर्फ इतनी सी है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो प्लानिंग कर रही है टू प्रोक्योर ऑलमोस्ट 12 लाख मैट्रिक टन्स ऑफ एप्पल दिस सीजन अंडर द MISP। तो MISP है क्या? मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम है ये, मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। तो ये एक टाइप की एडहोक स्कीम है। एडहोक स्कीम मतलब ऐसी कोई स्कीम नहीं है जैसे कि हमारे नॉर्मल स्कीम्स होते हैं कि ऑल ओवर इंडिया जैसे कि इम्प्लीमेंट होते हैं। तो इस तरह से एडहोक जब इसकी जिस स्टेट को इसकी जब जरूरत होती है तब इसको इम्प्लीमेंट उस स्टेट में कर दिया जाता है, अदरवाइज इसको नहीं किया जाता है। तो ये एक टाइप की एडहोक स्कीम है अंडर विच, जिसके अंडर क्या होता है कि जो हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज हैं और उसके अलावा कुछ ऐसी एग्रीकल्चर कमोडिटीज है जो कि पेरिशेबल इन नेचर है, मतलब जो जल्दी खराब हो सकती हैं, और जो कि बाकी जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मिनिमम प्राइस सपोर्ट जो हम बाकी जैसे वीट के लिए, राइस के लिए, काफी सारी और कमोडिटीज के लिए अनाउंस किया जाता है। तो इस तरह से जिन एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के लिए MSP स्कीम नहीं है वहां पे उनको जो है मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के अंडर जो है उसको लिया जाता है। तो होता क्या है कि जो मान लो किसी सीजन में अगर इस स्कीम के अंडर हम पढ़े तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ग्रोअर्स ऑफ दीज हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज, तो जो ग्रोअर्स हैं जो ऐसी हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल कमोडिटीज को ग्रो करते हैं जिनके लिए MSP गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती है, तो उनको डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए अगर किसी केस में बम्पर सेल होता है बहुत ज्यादा, जैसे सेल जो है बम्पर जो है क्रॉप जो है ग्रो होती है बहुत ज्यादा, डिमांड से ज्यादा सप्लाई बढ़ जाती है, तो इस तरह से फार्मर्स को क्या करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, जितना भी उनके पास प्रोड्यूस होता है उसको कम प्राइस पे बेचना पड़ता है, क्योंकि सप्लाई जब बढ़ जाती है, डिमांड जितनी भी हो, डिमांड से ज्यादा अगर सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली डाउन चले जाते हैं। तो फार्मर्स को ऐसी सिचुएशन से बचाने के लिए ये एक स्कीम है। सो इस स्कीम में होता क्या है कि स्कीम तब इम्प्लीमेंट की जाती है अगर किसी स्टेट में एटलीस्ट 10% इंक्रीज हो जाता है प्रोडक्शन में। मान लो एक टाइम पे 100 मैट्रिक टन का प्रोडक्शन हुआ है और अगले साल में क्या होता है 110 मैट्रिक टन का 10% से ज्यादा, एटलीस्ट 10% का अगर इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दूसरी कंडीशन है 10% डिक्रीज इन द रूलिंग रेट्स, जितना प्राइसेस चल रहे थे उससे 10% अगर डिक्रीज हो जाता है नॉर्मल ईयर से, प्रीवियस नॉर्मल ईयर से, तो ऐसी सिचुएशन में जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको इम्प्लीमेंट किसके अंडर किया जाता है? इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इज इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम। तो इस स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इम्प्लीमेंट करता है। तो इसमें होता क्या है कि इट इज अ प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो इस तरह से जैसे कि मान लो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बहुत सारे हमारे स्टेट्स हैं, लेकिन जिस स्टेट में ऐसी सिचुएशन जो हमने पढ़ी है ये वाली कंडीशन हो जाती है तो वो स्टेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है तो इस स्कीम को उस स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसमें होता क्या है कि इस स्कीम के अंडर जो है जितनी भी कॉस्ट होती है उसको जो है जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी जो भी स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं उनको जो है 50% जो भी लॉस होता है, तो इस सिचुएशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इनकी जो एजेंसीज है वो प्रोक्योर कर लेते हैं उस क्रॉप को जिसमें या तो 10% जो है ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है या फिर प्रीवियस नॉर्मल ईयर से 10% जो है प्राइसेस जो चल रहे थे वो रिड्यूस हो गए हैं। ऐसी अगर कोई सिचुएशन बनती है तो उस स्टेट की रिक्वेस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनकी जो एजेंसीज होती हैं वो उस क्रॉप को प्रोक्योर करते हैं। और उसमें क्या होता है, प्रोक्योर करने के बाद जो है इसमें जितना भी लॉस होता है, क्योंकि इस प्रोक्योर जब कर लिया है
तब फार्मर जिनसे भी प्रोक्योर किया जाएगा उनको जो है नॉर्मल प्राइसेस ही दिए जाएंगे, उनसे नॉर्मल जो है रेट उसी पे परचेज किया जाएगा। तो इस तरह से जो लॉसेस होते हैं, मान लो क्रॉप का, किसी भी क्रॉप का है, उसका मार्केट प्राइस अभी के टाइम में मान लो 10 रुपए चल रहा है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में मान लो उसका 15 रुपए था, अभी जो मान लो उसका 10, मतलब उसका प्राइस जो है वो कम हो गया है। तो इसमें गवर्नमेंट जो है वो 15 रुपए पे या फिर 15 से ज्यादा पे भी प्रोक्योर करेगी फार्मर से। तो जितना भी यहाँ पे नॉर्मल जो है मार्केट प्राइस वो 10 चल रहा है, तो जितना भी इसके बीच का डिफरेंस होगा तो ये लॉस जो है गवर्नमेंट बियर करेगी। और इस लॉस में गवर्नमेंट जो कैसे बियर करेगी, 50% जो है इसका सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और जम्मू जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट 75% बियर करेगी और बाकी का जो 25% है वो स्टेट के पास से आएगा। और इसका जो एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड होगा टू द concerned state only. MIS has been implemented in cases of ऐसे commodities जैसे कि जो कि पेरिशेबल ही होते हैं नेचर, लाइक एप्पल, किन्नो, माल्टा, गार्लिक, इस तरह ऑरेंज, जितने भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट अनाउंस टू मर्ज 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स टू क्रिएट 4 लार्ज बैंक्स। तो बैंक्स मर्जर का काम काफी साल पहले, 4-5 साल पहले शुरू हुआ था। हमारे जो है बैंक्स बहुत ज्यादा फेल हो रहे थे और जितना भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेस थे, कॉर्पोरेट लोग थे, उन्होंने क्या किया था कि अपने लोन्स पे डिफॉल्ट कर गए थे। तो उनका बहुत ही बिलियंस में उनका लोन था, उन्होंने दिया नहीं, तो इस तरह से बैंक्स को बहुत नुकसान हो रहा था। और तभी गवर्नमेंट ने सोचा कि जो छोटे छोटे बैंक्स है उनको मिला के एक बैंक बना दिया जाए, एक बड़ा बैंक बना दिया जाए जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होगा। और एक बात ये भी है कि जो अगर वर्ल्ड के बड़े बैंक्स में हम देखें तो हमारे वर्ल्ड के किसी भी जो है अगर टॉप 10, 20, 30, 50 में भी देखें तो हमारे इंडिया का कोई भी बैंक जो है टॉप में नहीं आता। सिर्फ हमारे 100 जो है टॉप 100 वर्ल्ड के बैंक है उसमें सिर्फ हमारा एक ही बैंक का नाम आता है, वो है SBI बैंक। बाकी जो है हमारे किसी बैंक का नाम नहीं आता। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि छोटे छोटे बैंक्स को मिला के बड़े बैंक्स बना दिए जाएं जो कि काफी स्ट्रॉन्ग भी होंगे और इंटरनेशनल लेवल पे उनकी रेपुटेशन भी होगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने शुरू किया था बैंक मर्जर का काम। तो अभी रिसेंटली 2019 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टू मर्ज 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स। तो स्टेट ओन्ड 10 बैंक्स को जो है मर्ज किया है टू क्रिएट 4 लार्ज बैंक्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बैंक इसमें मर्ज हुआ है। जैसे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया दोनों को मिला के मर्ज कर दिया गया है इसको पंजाब नेशनल बैंक के साथ। उसके बाद केनरा बैंक को मर्ज किया गया है सिंडिकेट बैंक के साथ। आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया है कॉर्पोरेशन बैंक विद यूनाइटेड आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों को मिलाया गया है, मर्ज किया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। उसके बाद इलाहाबाद बैंक को मर्ज किया गया है इंडियन बैंक में। इसमें इंपॉर्टेंट है कि अभी जो मर्जर के बाद क्या हुआ है, 2017 में हमारे पास 27 बैंक्स थे जो कि पब्लिक बैंक्स थे, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स थे। लेकिन अभी जो है 27 से कम होके कितने रह गए हैं, अभी 12 रह गए हैं। अभी हमारे पास स्टेट ओन्ड जो बैंक्स हैं वो 12 बैंक्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड फाइनल अप्रूवल टू 3 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स, नेमली प्रकाशम आंध्र प्रदेश में है, उसके बाद है संगारेड्डी तेलंगाना में है और कलिंगानगर जो है वो उड़ीसा में है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन होते क्या हैं। सो नेशनल सिंपली ये एक ऐसे जोन्स होते हैं जिसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि ये नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन है। ऐसे बहुत सारे जोन्स इंडिया में है और ऐसे जोन में क्या होता है कि जो इसमें जो है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है, इनके ऊपर काफी खास फोकस किया जाता है। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स को कब ये जो है फर्स्ट टाइम कब लॉन्च किया गया, इनको कौन सा था, तो ये जो हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी इन 2011 में गवर्नमेंट ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को नोटिफाई किया था। उसके अंडर ही तो इस पॉलिसी को इसलिए लाया गया था जिसका ऑब्जेक्टिव था ताकि जो गवर्नमेंट जो कि हमारा पूरा GDP है उसमें मैन्युफैक्चरिंग का शेयर जो है वो 25% होना चाहिए और क्रिएट करने हैं 100 मिलियन जॉब्स बाय 22।
तो 2022, सो इसलिए गवर्नमेंट का 2011 की जो गवर्नमेंट की नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी उसके अंडर दो एम थे कि जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है उसे 25% तक करना है और 100 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने हैं बाय 2022। तो इस एम के साथ इस पॉलिसी को लाया गया था और इसी पॉलिसी के अंडर ही नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो अभी इसके बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ें कि इसमें मिनिमम एरिया कितना होना चाहिए, अगर कोई ऐसा जोन जो है इस्टेब्लिश करना है उसमें मिनिमम एरिया हमें चाहिए 5000 हेक्टेयर का और मैक्सिमम एरिया इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, बस 5000 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए। और ऐसे एरियाज में क्या होता है कि अगर कोई ऐसे एरियाज में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होती है, कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, तो यहाँ पे जो इनकम टैक्स है वहां पे एग्जाम्पशन मिलेगी इनको टू जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो इस जोन के अंडर जो इस जोन के अंदर होंगी उनको 100% इनकम टैक्स एग्जाम्पशन मिलेगा फॉर फर्स्ट 5 इयर्स और नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उनको 50% तक की छूट मिलेगी। तो इस तरह से इस जोन को इसीलिए प्रमोट किया जाता है। इस जोन में इतने ज्यादा एग्जाम्पशंस इसलिए दिए जाते हैं, इसके अलावा भी काफी एग्जाम्पशंस दिए जाते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रमोट किया जाए। और अभी तक गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल ग्रांट किया है टू 16 नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। उसके बाद एंड 8 इन्वेस्टमेंट रीजन्स अलोंग द दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो कि वो भी इसी के अंडर आता है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है 2019 में सर्कुलर इकोनॉमी सिंपोजियम हुआ था। वहां पे नीति आयोग की जो सीईओ है उन्होंने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी हैज द पोटेंशियल टू जनरेट 1.4 करोड़ जॉब्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years। तो यहाँ पे नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसमें पोटेंशियल है टू जनरेट 1.4 करोड़ जॉब्स इन नेक्स्ट 5 to 7 years। तो हमें पता होना चाहिए कि सर्कुलर इकोनॉमी है क्या। सर्कुलर इकोनॉमी इज अ मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। तो ये एक मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन का मॉडल है जहां पे क्या होता है विच इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, refurbishing and recycling existing materials and products as long as possible. In this way the life cycle of products is extended। तो हमारी जो पहले की ट्रेडिशनल जो लीनियर इकोनॉमिक मॉडल होता था, ट्रेडिशनल लीनियर में क्या होता है कि ऐसे वे में चलता है, सर्कुलर में क्या होता है यहाँ पे ऐसे चलता है, जैसे इसका एंड हो गया फिर वहीं से शुरू होगा, फिर यहाँ से, लेकिन लीनियर में यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो पहले जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करते थे वो लीनियर होता था। लीनियर में क्या होता था, सिंपली यहाँ पे क्या होता था कि जैसे कि प्रोडक्ट को बनाओ, कंज्यूम करो, उसे फिर फेंक दो। तो यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी में ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है वो उसकी रिसाइकलिंग के ऊपर किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को तब तक यूज करते रहो जैसे कि जब प्रोडक्ट का यहाँ पे एंड पॉइंट पे, यहाँ से शुरू होकर एंड पॉइंट पे आ गया है तब भी उसको रीयूज किया जाए। इस तरह की इकोनॉमी के ऊपर फोकस करने की बात कही गई है। सो इट रिलाइज ऑन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ चीप इजीली एक्सेसिबल मटेरियल एंड एनर्जी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गाइडलाइंस दिए हैं आरबीआई ने फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते कौन है, ये क्या है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है जो कि कंट्रोल करता है क्रिएशन एंड ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। जितनी भी बेंचमार्क होता क्या है, बेंचमार्क सिंपली किसी भी फील्ड में कोई स्टैंडर्ड हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड होता है, कोई भी स्टैंडर्ड जो है फिक्स कर दिया जाता है। फिर जब उस फील्ड में दूसरे लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं कि अपने आप को जो है स्टैंडर्ड जो है ऑलरेडी सेट हो चुके हैं उनके साथ अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, फिर इवैल्यूएट करते हैं। तो इस तरह से हर फील्ड में कोई ना कोई स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं, वही बेंचमार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है जो स्टैंडर्ड सेट करती है, कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है जो कि पूरी जो है बेंचमार्किंग की जो पूरी प्रोसेस है उसको क्रिएट करते हैं, फिर उसको ऑपरेट करते हैं। उसके बाद है बेंचमार्क में क्या क्या होता है, फाइनेंशियल बेंचमार्किंग में क्या क्या कौन कौन से बेंचमार्क्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइसेस, रेट्स, इंडाइसेस, वैल्यूज ऑफ और अ कॉम्बिनेशन ऑफ देयर ऑफ रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए। तो ये सारे जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके प्राइसेस, रेट्स, इंडाइसेस, इनकी वैल्यूज
तो ये सब जो है बेंचमार्क्स हैं दैट आर कैलकुलेटेड पीरियोडिकली, जिनको पीरियोडिकली कैलकुलेट किया जाता है, फिर उनको यूज किया जाता है एज अ रेफरेंस फॉर प्राइसिंग और वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और एनी अदर फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद है robustness and reliability of financial benchmarks are critical for efficient pricing and valuation of financial instruments। तो robustness और reliability financial benchmarks की जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि जो है इसी फील्ड में जो efficient pricing हो और valuation हो financial instruments। तो जितने भी financial instruments है उनका proper pricing हो, valuation हो, तो उसके लिए हमें benchmarks जो है हमारे एकदम सही होने चाहिए, benchmarks काफी रिलायबल होने चाहिए जिनके ऊपर भरोसा किया जा सके। तो मेजर हमारे इंडिया में जो फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर हैं जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज किया है वो है जैसे फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर द इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क्स। उसके बाद है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन एक्सचेंज बेंचमार्क्स। Financial Benchmark India Private Limited has been recognized by RBI as an independent benchmark administrator। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जिनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। तो अभी आरबीआई ने कौन से गाइडलाइंस इनके लिए दिए हैं वो हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एफबीए फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी अ कंपनी। तो फर्स्ट जो गाइडलाइन है वो ये है कि वो एक कंपनी होनी चाहिए, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया with a minimum net worth of ₹1 crore at all times। तो उसका जो नेटवर्थ है वो मिनिमम 1 करोड़ होना चाहिए हमेशा। तो वो जो है उसके बाद जो नेक्स्ट कहा गया है कि जो पर्सन है जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है बेंचमार्क प्रोसेस को शुड मेक एन एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन to continue administering that benchmark within a period of 3 months from the date of the notification। तो जो गाइडलाइंस आए हैं नोटिफिकेशन की डेट से 3 मंथ्स के अंदर अंदर जो है उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी फॉर ऑथराइजेशन टू कंटिन्यू, ताकि वो अपनी जो एडमिनिस्ट्रिंग जो बेंचमार्क को एडमिनिस्टर करने का काम कर रहा है उस प्रोसेस को वो उस काम को करता रहे, उसको कंटिन्यू करे। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो ये कुछ 2 गाइडलाइंस है जो कि आरबीआई ने दिए थे कि जितने भी फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको इनको फॉलो करना है। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। जितना सा हमने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था गवर्नमेंट अनाउंस टू मर्ज 10 स्टेट ओन्ड बैंक्स टू क्रिएट 4 लार्ज बैंक्स। उसके बाद हमने पढ़ा था नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स के बारे में। फिर हमने पढ़ा था सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो आरबीआई ने गाइडलाइंस दिए हैं फॉर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।